गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरी स्टार क्लासेज में। मैं हूँ आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं समाजशास्त्र का उद्भव और विकास, जो कि आपके आने वाले पेपर जैसे यूपी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी इत्यादि में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, देखते हैं समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ था। समाजशास्त्र हजारों सदियों पहले से विभिन्न दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, धर्मशास्त्रियों तथा विचारकों के विचारों में उत्पन्न हो चुका था। यानी जो समाजशास्त्र है वह हजारों सदियों पहले से जो विभिन्न दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे, धर्मशास्त्री थे तथा विचारक थे, इनके विचारों में उत्पन्न हो चुका था। और इस संबंध में विलिस्टिड कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु बहुत पुरानी है। और टीबी बोटोमोर ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास की प्रमुख अवस्थाओं की चर्चा की है, जिसमें सबसे पहले जो प्रथम अवस्था है वो है प्राचीन यूनानी विचारकों की। यानी जो प्राचीन यूनानी विचारक हैं जैसे प्लेटो और अरस्तु, यह इनके विचारों को रखते हैं। और जो अपनी पुस्तक में उस समय के सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों जैसे पारिवारिक जीवन, रीति रिवाज, स्त्रियों की स्थिति तथा तत्कालीन समाज की समस्याओं का उल्लेख करते हैं। दूसरी अवस्था में वह 6वीं से 14वीं शताब्दी की चर्चा करते हैं, जिस समय सामाजिक जीवन की व्याख्या दार्शनिक तथा धार्मिक रूप से की जाती थी। और इस युग में सेंट एक्यूनास तथा दांते जो प्रमुख विचारक रहे, उन्होंने मानव को एक सामाजिक प्राणी के रूप में माना था। और साथ ही यह भी माना था कि जो समाज है वह स्थिर नहीं है, बल्कि वह परिवर्तनशील है। और इस युग में अनेक विद्वानों के विचार जैसे दार्शनिक तथा धार्मिक के स्थान पर तार्किक भी होने लगे थे। जो अनेक विद्वान थे इस युग के, उनके जो विचार थे वह दार्शनिक थे और धार्मिक थे। अब इनके विचार दार्शनिक और धार्मिक के साथ साथ तार्किक भी होने लगे थे। समाजशास्त्र के विकास की जो तीसरी अवस्था है, इसमें सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की गई थी। और चतुर्थ अवस्था में समाजशास्त्र की विज्ञान के रूप में उत्पत्ति हुई थी। यद्यपि समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभिक युग में विकसित किया गया था। और इस प्रकार से भारत में सदियों पहले ही विभिन्न ग्रंथों में हमें तत्कालीन सामाजिक जीवन के बारे में जानने को मिलता है। किंतु औपचारिक रूप से 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन शुरू किया था। यानी जो 1917 है, सन 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में अध्ययन और अध्यापन शुरू किया था। प्रस्तुत इकाई में आप जानेंगे कि किस प्रकार से प्राचीन कृतियों से वर्तमान समय तक समाज का अलग अलग अवस्था में उद्भव एवं विकास हुआ था। समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा क्या है, हम इसको देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो सदियों से समाज में रहता आया है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक घटनाओं में मनुष्य ने हमेशा से ही उत्सुकता रखी है। यानी जो मनुष्य है वह सामाजिक प्राणी है और वह अपने समाज में सदियों से रहते हुए आया है। और सामाजिक प्राणी होने के नाते जो घटनाएं घटती हैं, मनुष्य उसमें हमेशा से ही उत्सुकता दिखाता है। और वह हमेशा से जिस समाज में निवास करता है उस समाज को जानना व समझना चाहता है। समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है। यानी जो समाज है, अगर इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहें तो इसी का प्रयास समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है, जो कि एक नया विज्ञान है। यानी जो समाजशास्त्र है वह एक नया विज्ञान है। और एक अलग विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक अगस्त कॉम्टे द्वारा हुआ था। और अगस्त कॉम्टे ने अपनी प्रमुख कृति पॉजिटिव फिलॉसफी में 1838 में इस शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगस्त कॉम्टे तथा उस समय के जो अन्य विद्वान थे वह मानते थे कि
इंसान जिस समाज में रहता है और जितनी बुराइयां हैं उसके समाज में, उसके कारण वह अपने समाज को सही सही से समझ नहीं पाता है या उसके समाज में सही सही का ज्ञान नहीं हो पाता है। इन विद्वानों का यह भी मानना था कि एक अच्छे समाज का विकास तभी हो सकता है जब समाज के बारे में वैज्ञानिक विधि से ज्ञान प्राप्त किया जाए, जैसा कि उस समय प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा किया जा रहा था। अगस्त कॉम्ट आरंभ में इन विज्ञान का नाम सोशल फिजिक्स रखे, यानी जो अगस्त कॉम्ट है समाज शास्त्र के जनक, उन्होंने सबसे पहले समाज शास्त्र का नाम सोशल फिजिक्स रखा था, किंतु बाद में उन्होंने इस विज्ञान को सोशियोलॉजी नाम दिया। अगर शाब्दिक रूप से समाज शास्त्र का अर्थ देखा जाए तो समाज शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सोशियस और दूसरा शब्द है लोगस। जो सोशियस है वह लैटिन भाषा से तथा दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया हुआ है। सोशियस का अर्थ है समाज तथा लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। अतः इस प्रकार समाज शास्त्र का अर्थ होता है समाज का शास्त्र अथवा समाज का विज्ञान। कांट पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अलग अलग विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। अन्य विचारक हैं गिडिंस, वांस, ओडम तथा समनर। आज विद्वान यह मानते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज को एक इकाई मानकर समग्र रूप में इसका अध्ययन करता है। यानी जो विद्वान है गिडिंस, वार्ड, ओडमथ तथा समनर, इनका मानना है कि जो समाज शास्त्र है वह संपूर्ण इकाई को समाज को संपूर्ण इकाई मानकर इसका समग्र रूप में अध्ययन करता है। और गिडिंस के अनुसार समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और बाड़ कहते हैं कि जो समाज शास्त्र है वह समाज का विज्ञान है। और मैकाइवर तथा पेज ने बताया है कि जो समाज शास्त्र है वह सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मैकाइवर और पेज के अनुसार अन्य शब्दों में समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यानी जो समाज शास्त्र है वह सामाजिक संबंधों के विषय में है और इसी संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। बानवीज के अनुसार सामाजिक संबंध ही समाज शास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। यानी जो बानवीज है वह कह रहे हैं कि जो समाज शास्त्र है वह सामाजिक संबंध की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। और जीन्स, वर्ग, शीमेल, हाव भाव तथा जो ग्रीन आर्ट समाजशास्त्री हैं इन्होंने सामाजिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक अंतःक्रियाओं को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इनके अनुसार सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनका व्यवस्थित अध्ययन करना कठिन हो जाता है। यदि हमें समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझना है तो हमें समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित करना होगा। हेनरी जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। जॉनसन का मानना है कि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक समूहों के संगठन, ढांचे तथा इन्हें बनाने वाले और इनमें परिवर्तन लाने वाले प्रक्रियाओं तथा समूह के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। एक जर्मन विचारक है मैक्स वेबर। इनके अनुसार सामाजिक संबंधों को केवल सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर ही समझना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि समाज का अंतःक्रियाओं का निर्माण सामाजिक क्रियाओं से होता है। यानी जो समाज शास्त्र है इनके अंतःक्रियाओं का निर्माण सामाजिक क्रियाओं से होता है। अतः इनको कर्ता के दृष्टिकोण से ही समझना चाहिए। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। विभिन्न विद्वानों के मतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र समग्र रूप में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और विभिन्न सामाजिक संबंधों को
सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के आधार पर समझा जा सकता है। अब आप जान चुके हैं कि एक विज्ञान के रूप में, एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव बहुत पुराना नहीं, लेकिन समाजशास्त्र को अस्तित्व में लाने का जो श्रेय है वह फ्रांस के विद्वान अगस्त काम्ट को जाता है। यानी जो समाजशास्त्र का उद्भव है वह बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जो समाजशास्त्र को अस्तित्व में लाने का श्रेय है वो फ्रांस के विद्वान अगस्त काम्ट को जाता है, जिन्होंने 1838 में इस नए विज्ञान को समाजशास्त्र नाम दिया था। तो दोस्तों, जो ये अगस्त काम्ट है फ्रांस के विद्वान, इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र को जन्म दिया था या समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा था। इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है, यह आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैकाइवर कहते हैं कि विज्ञान परिवार में पृथक नाम तथा स्थान सहित क्रमबद्ध ज्ञान की प्राय सुनिश्चित शाखा के रूप में समाजशास्त्र को शताब्दियों पुराना नहीं बल्कि शताब्दियों पुराना मानना चाहिए। यानी जो समाजशास्त्र है उसको शताब्दियों पुराना मानना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण उसका व्यवहार हमेशा से सामाजिक नियमों द्वारा प्रभावित होता आया है। जिस समाज में मनुष्य रहता है उसके प्रति जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छा हमेशा से ही उसे रहती है। यानी जिस समाज में इंसान रहता है या मनुष्य रहता है उस समाज को जानने की जो इच्छा है उसका हमेशा से ही रही है। इसीलिए सदियों से विभिन्न धर्मशास्त्री, दार्शनिक तथा विचारकों ने सामाजिक जीवन के विषय में अपने विचार को प्रस्तुत किए हैं। समाजशास्त्र के उद्भव की नींव इस प्रकार से देखा जाए तो हजारों वर्षों पहले ही रख दी गई है। अब आप जानेंगे कि प्राचीन लेखों से वर्तमान समय तक विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास हुआ था। समाजशास्त्र के उद्भव की जो प्रथम अवस्था है हम इसको देखेंगे। यद्यपि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह सन 1837 से पहले सामाजिक संबंधों तथा मानव व्यवहार को समझने का प्रयास नहीं किया था। यानी जो समाजशास्त्र है वह एक नवीन विज्ञान है, लेकिन हम यह नहीं मान सकते हैं कि जो सन 1837 से पहले कोई सामाजिक संबंध तथा मानव व्यवहार को समझने का प्रयास नहीं किया गया है। यद्यपि यह प्रयास वैज्ञानिक कम था तथा काल्पनिक अधिक था। प्लेटो ने 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व की पुस्तक द रिपब्लिक, यानी जो प्लेटो है इनकी पुस्तक है द रिपब्लिक को समाजशास्त्र की अमूल कृति माना जाता है और जिनमें उन्होंने नगरीय समुदाय के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया है। यह पुस्तक प्लेटो द्वारा दार्शनिक दृष्टिकोण से लिखी गई है और प्लेटो का मानना है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उस समाज की उपज होता है जिसमें वह जन्म लेता है या पलता है। व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा उसे समाज द्वारा सिखाया जाता है। समाज द्वारा दिया गया प्रशिक्षण किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जो समाज उसको प्रशिक्षण देता है या जो सिखाता है वही व्यवहार समाज के लिए उत्तरदायी होता है। और प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्म से ही अलग अलग होती है। इसीलिए हर एक व्यक्ति हर एक कार्य को नहीं सीख सकता है। सामाजिक जीवन में कार्यों का विभाजन व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ही होना चाहिए। यानी जो सामाजिक जीवन है इसमें अगर कार्यों का विभाजन होता है तो वह व्यक्ति के व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ही होना चाहिए। और इस प्रकार प्लेटो मानते हैं कि समाज में सामाजिक अस्थिरीकरण जो है उसका उतार चढ़ाव पाया जाता है। और इस प्रकार प्लेटो ने सामाजिक संगठन की जटिलता को गहराई से समझने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने हर चीज को सुनियोजित माना है, जबकि सामाजिक जीवन में कुछ भी सुनियोजित नहीं होता है। एक आदर्श समाज वही होता है जिसमें
एक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए दिया जाए। समाज सबका एवं समाज सबके लिए होता है। अरस्तु जो प्लूटो के शिष्य थे, उनकी कृति एथिक्स तथा पॉलिटिक्स में भी समाजशास्त्र से संबंधित है। यानी जो अरस्तु हैं वो प्लूटो के शिष्य हैं और उनकी जो पुस्तक है एथिक्स तथा पॉलिटिक्स वह भी समाजशास्त्र से संबंधित है और इस पुस्तक में कानून, समाज तथा राज्य का व्यवस्थित अध्ययन किया गया है। अरस्तु मनुष्य के सामाजिक जीवन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के साथ मिलजुल कर नहीं रहता या रह सकता, वह या तो मनुष्य के निम्न स्तर पर है या तो वह उच्च स्तर पर है। यानी अर्थात या तो वह पशु है या भगवान। उसको अपने भरण पोषण, सुरक्षा, शिक्षा तथा व्यक्तित्व विकास के लिए प्रारंभ में अपने परिवार पर तथा उसके बाद अपने समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। देखा जाए तो इन यूनानी दार्शनिकों ने राज्य से अलग अलग समुदाय की कल्पना नहीं की है। यानी जो यह यूनानी दार्शनिक हैं उन्होंने राज्य से अलग समुदाय की कल्पना नहीं की है। सामाजिक संबंधों का अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी जो सामाजिक संबंध थे उनका जो अध्ययन था वह राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था और यह कमजोर पक्ष रहा है। और यद्यपि अरस्तु का दृष्टिकोण अधिक वास्तविक रहा है, किंतु उन्होंने भी एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था को ही कल्पना की है। यानी जो अरस्तु हैं उन्होंने भी एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की ही कल्पना की है और अरस्तु का दर्शन जो था वह रूढ़िवादी था। जहाँ एक ओर प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति का व्यवहार उसका समाज निर्धारित करता है, वहीं अरस्तु इसके विपरीत यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार समाज की प्रकृति को निर्धारित करता है, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार को नहीं बदला जा सकता, अतः समाज को बदलना भी संभव नहीं है। अरस्तु परिवार को सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई मानते हैं तथा राज्य से पहले परिवार का स्थान रखते हैं। अरस्तु के पश्चात समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में यानी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जो चर्चा है वो लिकोटियस, सिसरो, मार्कस आदि ने अपनी अपनी पुस्तकों में की है। रोम के प्रसिद्ध लेखक सिसरो की जो पुस्तक है द ऑफिक्स यूरोप वासियों के लिए राजनीति दर्शन या दर्शन शास्त्र, कानून तथा समाजशास्त्र संबंधित ज्ञान को प्रस्तुत करती है। यानी जो रोम के प्रसिद्ध लेखक हैं सिसरो, इनकी जो पुस्तक है आफिक्स वह यूरोप वासियों के लिए है और यह पुस्तक यूरोप वासियों को राजनीतिक दर्शन या राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून और समाज शास्त्र संबंधित ज्ञान को प्रस्तुत करती है, किंतु इन्होंने समाज शास्त्र के कानूनी पक्ष पर ज्यादा जोर दिया है और गैर कानूनी पक्ष पर लगभग अपेक्षित रहे हैं। इन्होंने राज्य तथा समाज के बीच भी अंतर को स्पष्ट किया है और इसके पश्चात विचारवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देने लगता है। यानी जो ये विचारकों द्वारा अंतर स्पष्ट किया गया था, इसके पश्चात इन पर विचारवादी विचारधारा का जो प्रभाव है वो दिखाई देने लगा और यह मनुष्य को भगवान की विशेष रचना मानते थे। यानी जो यह दार्शनिक है वह मनुष्य को भगवान की विशेष रचना मानते थे और ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे और इनका विश्वास था कि जो भी नियम बनाते हैं वह ईश्वर की मर्जी से बनते हैं। अगर इन नियमों और विधि विधानों की बदलने की कोशिश की जाए तो कोई दिक्कत आ जाता है, इसीलिए इस विधि विधान को और नियमों को बदलने की कोशिश नहीं की जाती थी। दोस्तों, समाजशास्त्र के विकास की जो दूसरी अवस्था है इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल सिमरन स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।